नमस्कार साथियों, मैं एस यादव ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे शिक्षण अर्थात टीचिंग, पेडागोजी अर्थात जिसे हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र या रीति विज्ञान के अंतर्गत। तो इसके अंदर देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे आज उसी शिक्षण वाली जो विधा है अपनी, उसी के आगे के कुछ और चीजें देखिए, या हम कह दें और बहुत सारे तथ्य और प्रकरण है उसके अंदर जिसको बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो देखिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण से संबंधित प्रक्रिया लेके आया हूं जिसको कहा जाता है टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक नई प्रोसेस है, एक नई अवधारणा जन्म ले रही है जिसके अंदर शिक्षण और अधिगम दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस विधा को पढ़ने से पहले देखिए हमें ज्ञान होना चाहिए शिक्षण क्या है, दूसरा अधिगम क्या है और दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। तब जाकर एक नई अवधारणा का जन्म होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कोई भी प्रक्रिया हो या हम कह दें हमारी कक्ष के अंदर शिक्षण हो, उसके अंदर दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं। एक तरफ शिक्षण होता है और दूसरी तरफ अधिगम होता है। जब शिक्षण होगा तो सीधा सा है बालक सीखेगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और बालक के व्यवहार में जब परिवर्तन आता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, अधिगम कह देते हैं अर्थात लर्निंग कहते हैं। और ये सारी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, कक्ष के अंदर विशेषकर संपादित होती हैं जब औपचारिक रूप से होता है। जब अनौपचारिक रूप से हो तो ये प्रक्रिया कहीं भी संपादित हो सकती है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये देखिए अपने L1 और L2 के अंदर भी मिलता है हमें। जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसकी जो 5वीं यूनिट है उसके अंदर। उसके अलावा देखिए फिर भी हम सब्जेक्ट के अंदर भी इस चीज को पढ़ लेते हैं पेडागोजी में। उसके बाद देखिए हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इस टॉपिक को दिया गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो पहली यूनिट है मनोविज्ञान की, उसके अंदर लिखा हुआ TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके अंदर भी इस चीज को पढ़ते हैं। तो आज मैं इस विधा को देखिए बहुत ही सरल से रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या कोई और प्रोसेस हो, प्रत्येक प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके देखिए विशेषकर कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले देखिए उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों के बाद उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्लानिंग बनाना, प्लानिंग के बाद उनका इम्प्लीमेशन किया जाता है अर्थात उन्हें क्रियान्वयन या क्रियान्वित किया जाता है। और उसके बाद देखिए हम करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन ध्यान रखना साथियों, किसका किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है एक तरह से जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारे लक्ष्य थे, जिनका हमने निर्धारण किया था उनका किया जाता है। अगर उनकी प्राप्ति हुई तो किस सीमा तक हुई, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो किस सीमा तक परिवर्तन हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से स्टेप्स होते हैं। कोई भी प्रोसेस हो, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण, उसके बाद नियोजन, उसके बाद इम्प्लीमेशन, उसके बाद इवोल्यूशन, और फिर कई बार हम फॉलो अप भी करते हैं इन चीजों को। तो आज का जो हमारा बिंदु है शिक्षण का वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसी पर हम बात करते हैं साथियों। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग, ठीक है, और लर्निंग और प्रोसेस, ठीक, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, इसे कहा जाता है TLP, टीचिंग लर्निंग, है ना, प्रोसेस। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसको, TLP। एक नई विधा है ये देखिए, और इस नई विधा को देखिए समझना है तो उससे पहले हमें दो शब्दों को जानना होगा। टीचिंग शब्द ये लिया गया है शिक्षण शास्त्र से, या हम कह देते हैं शिक्षा शास्त्र से, और उसको हम कहते हैं पेडागोजी भी, यानी शिक्षा शास्त्र से लिया गया, यहां से लिया गया। दूसरा एक शब्द है हमारे पास देखिए लर्निंग। लर्निंग जो शब्द है ये लिया गया साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से। देखिए दो अलग अलग विधाएं हैं या दो प्रत्यय हैं जिनको हमें पहले सीखना है। अगर हमें अधिगम पढ़ना है तो मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, यदि हमें टीचिंग को पढ़ना है तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का। अब जब दोनों चीजों को जब हम सीख लेते हैं तब दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है
और जोड़कर इस चीज को देखिए हम एक साथ पढ़ते हैं और एक नई अवधारणा के रूप में हम देखेंगे नई अवधारणा किसने दी और क्या है इस नई अवधारणा के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास टीचिंग, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, शिक्षण का अर्थ। तो यहां हम देखिए सबसे पहले उसी अर्थ को लिख रहा हूं मैं। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया या व्यवहार परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। अब हमारे पास देखिए एक तो होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी। शिक्षक चाहता है बालक का व्यवहार परिवर्तन करना। व्यवहार परिवर्तन करने में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिस इंतःक्रिया को अपनाया जाता है, उसी को हम टीचिंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो जैसे ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसी चीज को कहा जाता है अधिगम, और इसीलिए बालक को कहा जाता है अधिगम करता। और हम अब ये भी कहते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का परिणाम अधिगम है, लर्निंग है। दोनों को जोड़कर भी पढ़ सकते हैं हम इस चीज को। अब हम जानेंगे इसके बाद देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ देखिए होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या लिया जाता है, सीखना। अब देखिए बालक कोई ऐसे ही थोड़ी सीख जाता है, एक प्रोसेस से सीखता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टीचिंग। सीखना या बालक के व्यवहार में क्या लाना, परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। सरल से शब्दों में हम इन चीजों को सीख रहे हैं, बाकी जटिलताएं तो मनोविज्ञान में सिखाते ही। अधिगम क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, बट हम यहाँ केवल अधिगम को और शिक्षण को दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। शिक्षण शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य, शिक्षार्थी अधिगम करता, जो इसने कार्य किया उस कार्य को इसने ग्रहण किया या नहीं किया, इसको सीखा या नहीं सीखा, इसके व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया, वो हमारा क्या है, अधिगम। अब हम कह सकते हैं इसी चीज को एक जोड़ के ये भी कह देते हैं, एक तरह से देखिए अधिगम शिक्षण का परिणाम है, शिक्षण का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये शिक्षण नहीं होगा अधिगम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना इस प्रक्रिया के देखिए ये चीज होती नहीं है। बिना सीखने सिखाने की प्रक्रिया यदि नहीं की जाती है, संपन्न नहीं होती है, तो बालक कभी सीख नहीं सकता। ये चीजें हैं अपने इसके अंदर। और उसके बाद देखिए अब हमारे पास एक शब्द और आता है मिलता जुलता। एक तो शिक्षण को जाना, जो पूरा वीडियो में भी मैंने आपको बताया डिटेल से, और मनोविज्ञान में पढ़ते हो आप किसको, अधिगम को। अब एक और शब्द आता है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड में बताता हूं, अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। ऐसे देखिए अनुदेशनात्मक विधियां, इसका काफी कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे सेकंड ग्रेड में आता है अनुदेशनात्मक सहयोग प्रणाली। तो सबसे पहले आज इस शब्द को जानेंगे, ये अनुदेशन क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन शब्द का अर्थ होता है एक तरह से देखिए सूचना देना, या हम कहते हैं आज्ञा देना। इसको थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना भी। अनुदेशन का अर्थ क्या, सूचना। अब देखिए हमारे पास एक कक्षा कक्ष है, उस कक्षा कक्ष के अंदर देखिए एक है शिक्षक और एक है शिक्षार्थी। शिक्षक देखिए बच्चे को सूचना देता है, या तो स्वयं देता है या किसी मशीन के माध्यम से भी दी जा सकती है सूचनाएं कक्षा कक्ष में। जैसे शिक्षक की जगह किसको काम में ले ले, कंप्यूटर, रेडियो या टीवी, किसी को भी काम में ले सकते हैं हम, रेडियो या टीवी को। ये जो सूचनाएं दी जा रही हैं, ये अंतःक्रिया हो रही है इनके बीच में,
ये अंतः क्रिया होती है केवल और केवल विषय वस्तु को लेकर। यहां आदान प्रदान किसका हो रहा है? विषय वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। शिक्षक सिखाना चाहता है और शिक्षार्थी सीखना चाहता है। ध्यान रखना, यहां सूचने देने वाला कोई मशीन भी हो सकती है या कोई शिक्षक भी हो सकता है। बट याद रखना, टीचिंग के अंतर्गत देखिए हमेशा शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, और अनुदेशन में शिक्षक की जगह क्या हो सकती है? रेडियो, टीवी और कंप्यूटर भी हो सकते हैं। इसीलिए अनुदेशन कहा जाता है, शिक्षण नहीं कहते हैं, क्योंकि सूचना देने का कार्य, सूचना किस चीज की? विषय वस्तु की। और ये सूचनाएं हमेशा कैसे दी जाती है? औपचारिक। कैसे सूचनाएं? औपचारिक का मतलब कक्षा कक्ष में, कक्षा कक्ष में सूचनाएं दी जाती हैं। कक्षा कक्ष के बाहर देखिए शिक्षण नहीं ना, वो कक्षा कक्ष के बाहर अनुदेशन नहीं होता। क्या होता है? शिक्षण होता है। एक चीज यहां सूचना दी जा रही है तो बालक के अंदर देखिए कौन सा लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है? शिक्षा के ज्ञानात्मक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये देखिए शिक्षण में 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसीलिए 2 शब्दों को, एक किताब पढ़ाने के लिए शिक्षण नहीं कराया जाता, एक किताब पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अनुदेशन। वो किताब मशीन भी पढ़ा सकती है या कंप्यूटर भी पढ़ा सकता है। अब आप समझ गए होंगे शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है। शिक्षण का मतलब है शिक्षण के 3 उद्देश्यों की प्राप्ति, अनुदेशन का मतलब है मात्र एक उद्देश्य की प्राप्ति। और शिक्षण के अंदर देखिए शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होते हैं, लेकिन अनुदेशन के अंदर कंप्यूटर, रेडियो, टीवी या शिक्षक कोई भी हो सकता है। दोनों के बीच में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। अब एक चीज और ध्यान रखना साथियों, शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक हो सकता है, लेकिन अनुदेशन हमेशा कैसा होगा? औपचारिक होगा, क्योंकि ये कक्षा कक्ष में होता है। और इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर दोनों में अंतर कर लेते हैं। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन होते क्या चीजें? टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को देखिए, दोनों चीजों को देखते हैं, एक अंतर लेते हैं लक्ष्य के आधार पर। और यहाँ तो हमने लिया टीचिंग और यहाँ ले लिया हमने अनुदेशन। अब देखिए लक्ष्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। अनुदेशन का बालक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है जो पाठ्य वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको पूरा कराना। क्योंकि एक ही उद्देश्य होता है इसमें, ज्ञानात्मक उद्देश्य, केवल बच्चे को ज्ञान देना। और यहाँ बालक का होल डेवलपमेंट, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। दूसरा देखिए मूल्यांकन। यहां देखिए शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है। लेकिन ये केवल कहां तक चलती है? कक्षा कक्ष में चलती है। और कक्षा कक्ष की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक। याद रखना, अनुदेशन हमेशा औपचारिक होता है, तो ये कैसा होगा? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक हो सकता है। इसलिए स्वरूप को बताया गया औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। बट ये कैसा होता है? हमेशा औपचारिक होता है। जहां कक्षा कक्ष है तो औपचारिकताओं की पूर्ति की जाती है। और देखिए अपने इसके अंदर शिक्षण एवं अनुदेशन के अंदर देखिए क्षेत्र, इसका क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि जीवन भर चलता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। क्यों? विषय और कक्षा कक्ष तक ही सीमित है। कितने अंतर कर लेते हैं हम, बातें वही आ रही है। उसके बाद देखिए इसका पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक 3 उद्देश्यों पर आधारित होता है। बट इसमें किस पर जोर दिया जाता है? केवल सूचनाएं देना। इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है? सूचना देना, आज्ञा देना। इसलिए देखिए यहां केवल तथ्यों को प्रदान किया जाता है, और ये तथ्य प्रदान कर सकता है बालक भी ना, वो शिक्षक भी कर सकता है और मशीन भी कर सकता है। इसीलिए देखिए अपनी एक विधा चलती है CAL या CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जो कैसी होती है? अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं होती है। ये आगे चलिए अपने इसमें प्रधान। अब देखिए शिक्षण के अंदर तो यदि हम देखते हैं कौन प्रधान होता है, इसके अंदर तो बालक प्रधान होता है टीचिंग के अंदर, क्योंकि बालक को ध्यान रखा जाता है। बालक क्या होता है? इसमें प्रधान होता है और शिक्षक गौण होता है। लेकिन
अगर हम बात करें अनुदेशन तो इसमें प्रधान कौन होता है? इसमें शिक्षक प्रधान होता है, क्योंकि शिक्षक का मूल उद्देश्य है बच्चे को ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराना और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसे ज्ञान देना। तो यहाँ प्रधान कौन है? शिक्षक प्रधान होता है। यहाँ पर देखिए शिक्षक प्रधान और बालक कौन होता है? जस्ट अपोजिट इसके अंदर देखिए बालक प्रधान होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे दोनों के अंदर अंतर। किस किस के अंदर? अनुदेशन और शिक्षण। और एक और होता है हमारे पास अधिगम। तीनों विधाओं को देखिए हम एक साथ यदि जोड़ दें, टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, तो मैं एक वेनारिक बनाऊंगा और उसमें इन तीनों के संबंध को देखेंगे और समझेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं टीचिंग, दूसरा देखिए हम बनाते हैं यहां पर एक तरह से अधिगम, तो इसको तो कहा जाता है शिक्षण और इसे कहा जाता है अधिगम। अब बात आती है अनुदेशन। अनुदेशन इन दोनों के बीच का होता है। अनुदेशन कहाँ होता है? इन दोनों के मध्य में होता है और जिसे कहा जाता है अनुदेशन। अब इस बात से यह भी एक पता लगता है, जैसे एक और वेनारे, ये शिक्षण और शिक्षण के अंदर निहित होता है अनुदेशन। ये तो कौन है? शिक्षण। और इसके अंदर निहित कौन है? अनुदेशन। तो अनुदेशन बड़ा है या शिक्षण बड़ा है? शिक्षण बड़ा है क्योंकि जीवन पर्यंत चलता है और अनुदेशन उसका एक पार्ट है जो केवल कक्षा कक्ष में होता है। दूसरा एक अंतर, शिक्षण के अंदर देखिए 3 उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, प्राप्ति करते हैं, बट अनुदेशन में केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हम कहते हैं शिक्षण के अंदर अनुदेशन निहित है। दोबारा देखना, शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन निहित है, लेकिन अनुदेशन के अंतर शिक्षण निहित नहीं होता है। इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षण में क्या निहित होता है? अनुदेशन। और इसी तरह से हम 2 अलग अलग अवधारणाएं, टीचिंग और अधिगम। तो अधिगम में भी अनुदेशन निहित होता है, क्योंकि बच्चा इससे भी सीखता है, अनुदेशन से, बच्चा शिक्षण से भी सीखता है। इसलिए दोनों चीजों को एक साथ लिख दिया हमने। बच्चा किससे सीख रहा है? अनुदेशन से भी। बच्चा किससे सीख रहा है? टीचिंग की प्रक्रिया से भी सीख रहा है। दोनों प्रक्रियाओं से बच्चा सीखता है। अधिगम के दोनों रास्ते होते हैं, एक टीचिंग भी रास्ता है और दूसरा अनुदेशन भी रास्ता है, जिसके माध्यम से बच्चा सीखता जाता है। अब उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम की व्यवस्था को देखेंगे, टीचिंग, लर्निंग, और यहां पर हम देखेंगे इन दोनों की व्यवस्था को, टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की जो व्यवस्था का जो इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया वो किया था I.K. डेविस ने। I.K. डेविस द्वारा किया गया। कई बार यहां सवाल पूछा जाता है। I.K. डेविस द्वारा देखिए एक किताब लिखी गई थी, बुक, और उस किताब के अंदर उन्होंने शिक्षक को देखे एक व्यवस्थापक की उपमा दी थी कि हमारा जो शिक्षक होता है क्या होता है? एक व्यवस्थापक होता है, एक सहयोग करने वाला होता है। इंग्लिश में कहते हैं एक मैनेजर होता है। और उनकी किताब भी थी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ये किताब लिखी इन्होंने देखिए टीचिंग एंड लर्निंग का दोनों का क्या बताया? मैनेजमेंट बताया। और इसी किताब के अंदर देखिए इन्होंने शिक्षक को क्या कहा? एक मैनेजर होता है शिक्षक। ये भी पेपर में पूछा जाता है, शिक्षक को I.K. डेविस ने क्या कहा? शिक्षक को एक व्यवस्थापक यानी मैनेजर कहा, व्यवस्थापक कहा। देखिए, और इसी पर आधारित उन्होंने देखिए शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की अवधारणा दी। इस अवधारणा के उन्होंने देखिए 4 कार्य बताए गए थे। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के कितने कार्य होते हैं? 4। साथियों याद रखना, ये चारों कार्य पूछे जाते हैं। एक सूत्र से आप याद कर सकते हो, POLC। P का मतलब होता है प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं नियोजन, नियोजन करना। और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और L का मतलब होता है लीडिंग, लीडिंग को हम कहते हैं नेतृत्व। और तीसरा होता है पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? व्यवस्थापक यानी शिक्षक का। और इसे कहा जाता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण।
अच्छे से याद कर लेना इस फॉर्मूले के अनुसार। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 4 कार्य। इन्हीं 4 कार्यों को लेकर इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। पूरी किताब विस्तार से लिखा है, एक एक चीज को उन्होंने इसके अंदर समझाया है, और किन तथ्यों पर देखिए जोर दिया गया है वो मैं भी बता देता हूं। पहला चरण देखिए उस पुस्तक का, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग नियोजन करना, पहला काम। किस चीज का? कार्य विश्लेषण का नियोजन किया जाता है। कार्य को देखिए विस्तार से अंशों में बांट बांट कर किया जाता है। दूसरा कहा गया शिक्षण के उद्देश्यों को लिखना। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण के उद्देश्यों को लिखा जाता है व्यवहारिक रूप में। फिर उसके बाद आता है अधिगम के उद्देश्यों को लिखना, जिससे हम अधिगम प्राप्त करना चाहते हैं। अधिगम का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जैसे बालक के व्यवहार परिवर्तन करना। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास करना। इसी तरह से इन सब की क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। नंबर 2 पर ऑर्गेनाइजिंग, अर्थात जिसे हम कहते हैं संगठित करना। किसी भी चीज को संगठित करने में ये 3 चीजों की उन्होंने बताई है। क्या क्या चीजों को संगठित करते हैं? समुचित शिक्षण की युक्तियां, टैक्टिस। और टैक्टिस क्या होती है? टैक्टिस होती है शिक्षक का व्यवहार, जैसे पुनर्बलन। ये शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। शिक्षक कई बार इशारों में चीजें प्रकट करता है, कई बार बोलकर प्रकट करता है अपने व्यवहार को। समुचित संप्रेषण विधियों का, अब आप देखिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड हैं उन सबको प्रयोग में लाना यहाँ पर लिखा जाता है क्रमबद्ध, और उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। समुचित श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको हम कहते हैं TLM, इसकी वो क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ये पूरे प्लानिंग के बाद होती हैं, जिन्हें संगठित किया जाता है। कक्षा में शिक्षण कराने से पहले एक मैनेजर उन चीजों को क्या करता है? जोड़ता है। मैनेजर किसको कहा है? टीचर को कहा है इस विधा के अंदर। आगे देखिए नंबर 3, अग्रसर, जिसे हम कहते हैं नेतृत्व, लीडिंग करना। तीसरा कार्य अग्रसर। क्या अग्रसर? छात्र अभिप्रेरणा के प्रयोग में लाना। देखिए बच्चों को क्या करना? अभिप्रेरित करना। और दूसरा काम है समुचित अभिप्रेरणा की विधियों का चयन करना, ताकि बच्चे नेतृत्व कर सकें, अर्थात उन्हें को ये विधाएं कैसे सिखानी है, इन कार्यों पर जोर दिया जाता है। और चौथे नंबर पर आता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। नंबर 4, छात्र अभिप्रेरणा को प्रयोग में लाना और अधिगम का मापन करना। जो अधिगम कराया जाता है उसका क्या किया जाता है? इसके अंदर मापन कराया जाता है, और उसके बाद अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था करना। और पूरी शिक्षण प्रक्रिया को जो मैनेजर है, शिक्षक है, वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। इस तरह से देखिए हमारी एक छोटा सा टॉपिक था TLP। TLP में पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है अधिगम को, आपको पढ़ना है टीचिंग को। टीचिंग की मैं पूर्व में देखिए आपको जो वीडियो देखे हैं उनके अंदर मैं पढ़ा चुका टीचिंग की पूरी प्रक्रिया को। और टीचिंग के बाद देखिए दोनों में संबंध को देखते हैं, जो IK डेविस ने स्थापित किया, और उसके अलावा मैंने वेन आरेख के आधार पर भी बताया, और साथ में किसको पढ़ाया? अनुदेशन को भी हमने पढ़ा। और इस तरह से ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, जो एक नई अवधारणा दी गई है, जिसको कहा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं आपको फिर बता देता हूं, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, उसमें देखिए सबसे पहले जो किया जाता है, किसका निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य का। TLP में TLP उद्देश्य के बाद देखिए हम करते हैं प्लानिंग, नियोजन। इन नियोजनों को देखिए, या रूपरेखा जिसे हम कहते हैं, ये बनाते हैं प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद फिर होता है क्रियान्वयन या कार्यान्वयन, या क्रियान्वयन, फिर किया जाता मूल्यांकन। और इस तरह से ये अवधारणा चलती है इन 4 बिंदुओं के बीच में, जिसे कहा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो चलती रहती है, जिसमें बालक के व्यवहार परिवर्तन तक को भी शामिल किया जाता है। और इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था ये समाप्त हो जाता है। और अभी हमारा शिक्षण खत्म नहीं हुआ साथियों। शिक्षण के अंदर हमें शिक्षण के मॉडल भी पढ़ने, हमें शिक्षण के स्तर भी पढ़ने, और शिक्षण की अवस्थाएं भी पढ़नी है। और कक्ष के अंदर क्या कुछ घटनाएं घटित होती है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे हम एक के बाद एक। तो अगले वीडियो में हम इन चीजों का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद साथियों।